जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है जीएस 1 मेंस का जो एग्जाम हुआ है 2024 में यूपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है, हम डेली क्या कर रहे हैं, जीएस वाइज, जैसे यूपीएससी मेंस में 4 जीएस का पेपर होता है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। तो इन चारों का अब हम क्या कर रहे हैं, डेली जीएस वाइज हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कह सकते हो एक तरीके से, जिसमें करंट क्वेश्चन जो अभी पूछे गए रिसेंटली उसको लेकर के कुछ पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ जो मैंने अपने आंसर में लिखा है, और कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि ये भी होने चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डिस्कशन होता रहेगा। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी 3 स्टेजेस में अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 मतलब प्रीलिम्स का जीएस और सी सेट। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तब आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, और मेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर एक पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। जब आप मेंस भी क्वालिफाई करते हैं तब आप इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंच सकते हैं। इंटरव्यू क्रैक होने के बाद आपकी जब मेरिट लिस्ट निकलती है, रैंक निकलती है, तब आपको उसके हिसाब से ट्रेनिंग के हिसाब से भेजा जाता है। पहली ट्रेनिंग आपकी लवासना में होती है। तो अभी जो रिसेंटली मेंस के एग्जाम हुए हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर को हम आंसर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमारा जीएस 1 चल रहा है, जीएस 1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम जीएस 2 डिस्कस करेंगे, जीएस 2 कंप्लीट होने का जीएस 3, और जीएस 3 कंप्लीट होने का जीएस 4। और ऑप्शनल इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, सबका ऑप्शनल अलग अलग होता है। तो अभी इसके बाद अगर हम एक बार ऐसे राइटिंग, मतलब ऐसे राइटिंग यानी कि जो निबंध का पेपर होता है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर लैंग्वेज के पेपर को डिस्कस कर लेंगे। तो मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मेंस की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना जो बेस है प्रिपरेशन का वो मेंस लेकर के चलिए। मेंस की प्रिपरेशन आप करेंगे तो मेंस का जो सिलेबस है जब आप वो कंप्लीट करेंगे, आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। प्रीलिम्स में अगर आपको बस फोकस देना है तब आपको एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा जीएस वो सी सेट के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा रीजनिंग सब आ जाते हैं। तो इस बेसिस पे तो अभी हमारे जीएस चल रहा है, ऑलरेडी हमने जीएस 1 के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि है कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज क्या है और उसके फॉर्मेशन से ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में पूछा गया है। जो हमारा जीएस फर्स्ट पेपर है इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि पूछे गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स का। और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें वो लिखना होता है आपको 150 वर्ड में। उसके बाद 11 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 15 मार्क्स का, जिसमें आपको 250 वर्ड लिखने होते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर आया था इस बार जीएस 1 का। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन, मतलब सॉरी, आज हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड में लिखना था। देखिए, आंसर राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, आप मोस्टली अगर आप किसी सीनियर टीचर से जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप उनसे अगर पूछिए, या वो आपको पहले ही सजेस्ट यही करेंगे कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सिलेबस को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिविज़न कीजिए। और रिविज़न के टाइम के साथ साथ आपको क्या करना है, जो मेंस आंसर राइटिंग है वो प्रैक्टिस करना है। रीज़न ये होता है कि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, वर्ड्स ज़्यादा मार्क्स में, मतलब वर्ड्स आंसर जो होते हैं वो ज़्यादा वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है स्पीड की, स्पीड और साथ साथ में स्किल की, आपको किस पैटर्न पे आंसर राइटिंग लिखना है। क्योंकि अगर आप एनालाइज करोगे पेपर को तो जैसे आपके पास 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन 150 शब्द में लिखने हैं और 10 क्वेश्चन लिखने आपको 250 वर्ड में। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 आवर, यानी कि अगर आप मिनट्स में काउंट करोगे तो आपको मिलते हैं 180 मिनट आपको मिलते हैं। इन 180 मिनट में आपको क्या करना होता है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 150 शब्द वाले और 250 शब्द वाले। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपको जो एवरेज निकल के आएगा वो एक आंसर लिखने के लिए, चाहे आप वो 10 मार्क्स के लिए लिखो या आप 15 मार्क्स का आंसर लिखो,
तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा वो ओनली ऑन 7 मिनट्स निकल के आएगा, यानी कि 7 मिनट में आपको एक आंसर एनी हाउ कंप्लीट करना है, वो भी एट्रैक्टिव आंसर, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपके आंसर को एनालाइज करके ही आपको वो क्या करेगा, नंबर देगा। इसी बेसिस पे क्या कहा जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले हमने प्रीलिम्स के बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर थे, जैसे अभी भी आपको शॉर्ट्स के मिल जाएंगे, अभी जैसे ज्योग्राफी के भी डेली हम एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे हैं। इस साल का जो पूछा गया था प्रीलिम्स के जीएस के पेपर में, उसको भी हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया था, डेली 1 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व में। तो प्रीलिम्स भी लेके चल रहे हैं और अब हम हमारा जो फोकस रहेगा वो मेंस पे रहेगा। तो आज हम 4th क्वेश्चन देखते हैं जीएस 1 का। तो मैंने अब तक अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वो पॉइंट रखता हूँ, बाकी आपकी तरफ से भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी, ये पॉइंट भी मेंशन होना चाहिए। अगर आपको मेरे आंसर पे मार्क्स देना है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, रिव्यू करना है बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगता है कि ये पॉइंट्स होने चाहिए या ये सजेशंस भी हो सकते थे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, जो भी सजेशन है, एक्स्ट्रा पॉइंट आप बिल्कुल उसे मेंशन कीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी इसकी नॉलेज मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सी सरफेस टेम्परेचर राइज क्या है और जो इसके फॉर्मेशन होते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। 150 वर्ड में लिखना था। देखिए अब मैंने जो आंसर लिखा है, पहला पॉइंट ये लिखा है कि जो हमारा सी सरफेस टेम्परेचर राइज है वो क्या है। अगर हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये क्या है, ओशियंस के ऊपर जो ओशियन के सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर होता है जो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, मतलब जो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, किसकी वजह से, मेनली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बढ़ता है उसी को हम कहते हैं ओशियन सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज। तो ओशियन सरफेस टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो मेनली होता है ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा। तो जो हमारे ओशियंस होते हैं वो क्या करता है, काफी ज्यादा जो हीट है वो एब्जॉर्ब करता है किसी ग्रीन हाउस गैसेस से, तो जिसकी वजह से जो वाटर सरफेस है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ओवर टाइम में जो वाटर है वो वाटर सरफेस है वो क्या बन जाते हैं, काफी गर्म हो जाते हैं, मतलब वो वार्म हो जाते हैं। फिर देखिए अगर हम इसके इफेक्ट की बात करते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका जो पहला इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है मोर एनर्जी फॉर स्टॉर्म्स। मतलब इसका क्या है कि जो तूफान होते हैं उसमें अधिक ऊर्जा आ जाती है। जब वाटर वार्म होता है तो उसमें वो क्या करता है, जब पानी जो गर्म होता है जब, तो तूफान के अंदर में वो क्या करता है, जो साइक्लोन होती है उसको और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराने में वो क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। तो जिसकी वजह से जो सी टेम्परेचर है वो राइज होता है। समुद्री जो सी है, सी मतलब जो समुद्र है उसका जो तापमान है वो बढ़ता है और इसका हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है कि जो साइक्लोन है वो और भी ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि जो तूफान है वो और ज्यादा तेजी से क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं। दूसरा इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि इंक्रीज्ड एवोपरेशन, यानी कि जो वाष्पीकरण है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। आपको आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो हम दोनों को लेकर के चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम पे भी। तो दोनों ही अपना कमेंट क्या कर सकते हैं, जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इंक्रीज एवोपरेशंस की बात करते हैं तो जब सी जो है वो गर्म होता है, यानी कि जो समुद्र है वो अधिक गर्म होता है, तो अधिक गर्म होने की वजह से क्या होता है, जो एवोपरेशन है वो भी ज्यादा होता है। तो एवोपरेशन ज्यादा होने की वजह से जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो साइक्लोन है वो और ज्यादा क्या होता है, तीव्र हो जाता है, इंटेंस हो जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हायर स्टॉर्म सर्ज। हायर स्टॉर्म सर्ज का मतलब है जो उच्च तूफान की जो लहरें हैं वो हमें देखने को मिलता है। मतलब जब सी वार्मर हो जाता है तो जिसके कारण क्या होता है, जो सी लेवल है वो बढ़ जाता है, समुद्री सतह बढ़ जाता है, तो इंक्रीज होने लगता है किसमें, स्टॉर्म सर्ज, यानी कि जो तूफान की जो लहरें होती हैं उसमें तेजी यानी कि तीव्र होने की संभावना और भी ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, जो कि जो हमारे कोस्टल स्टेट्स है वहां पे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। तो एक ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। फिर देखिए अगर बात करते हैं शिफ्टिंग साइक्लोन लोकेशन, तो जो साइक्लोन की लोकेशन है तो वहां पे वो क्या होने लगता है, शिफ्ट करने लगता है जगह
बदलने लगता है। साइक्लोन में स्टार्ट फॉर्मिंग इन द न्यू रीजन, यानी कि फिर क्या है, जहां समुद्र की जो सतह का तापमान बढ़ रहा हो तो वहां वो नए क्षेत्र की तरफ से वो क्या होते हैं, नए क्षेत्र में जो चक्रवात है, साइक्लोन है, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो जो सी सरफेस टेम्परेचर राइज है, तो जिसके वजह से क्या होता है, यानी कि जो समुद्री की सतह के तापमान में जब वृद्धि होती है तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो और भी ज्यादा क्या बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, अधिक शक्तिशाली हो जाता है, अधिक गीले और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। तो ये हमें इफेक्ट देखने को मिलता है किसका, सी टेम्परेचर राइज का। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से ये कुछ पॉइंट्स थे, आपकी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप इसको भी मेंशन कर सकते थे, आप उसके बेसिस पे भी मेरे आंसर को मार्क्स दे सकते हैं और अपना सजेशंस दे सकते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।